दीपालपुर नाम के गांव में घासीराम नाम का एक हट्टा कट्टा चोर रहता था। वह रोज रात होते ही चोरी करने के लिए निकल जाता था और घर से निकलते समय भगवान से हर रोज एक ही प्रार्थना करता था। हे भगवान, चोरी करने में मेरी मदद करना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस दिन चोरी में अच्छा माल मिल जाएगा, मैं उसी दिन से चोरी करना छोड़ दूंगा। भगवान से प्रार्थना करने के बाद वह चोरी करने के लिए निकल जाता था। एक रात वह सालों से बंद पड़े एक मकान में घुसता है। वहाँ एक पुरानी संदूक देखकर बहुत खुश होता है। सुना है ये घर किसी बुढ़िया का था। बुढ़िया तो अब मर चुकी है। मरने से पहले बुढ़िया ने जरूर इस मटके में सोने चांदी छिपा कर रखा होगा, वरना इसे ताला लगाने की क्या जरूरत थी। यही सोचकर घासीराम उस संदूक का ताला तोड़ता है, मगर उसे संदूक में गुलाबी रंग के एक पर्दे के सिवा कुछ नहीं मिलता। लगता है कि बुढ़िया बहुत गरीब थी, मगर ये पर्दा तो बिल्कुल नया लगता है। चलो आज यही सही। यह कहकर घासीराम उस पर्दे को अपने घर ले आता है और एक कमरे के दरवाजे पर टांग देता है। फिर पर्दे से होकर उस कमरे में घुसते हुए कहता है, सोने का एक सिक्का भी उस संदूक में मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मिला भी तो ये पर्दा, भला इसकी क्या कीमत। यह कहते हुए जैसे ही घासीराम कमरे के अंदर आता है तो छत से तुरंत सोने का एक सिक्का नीचे फर्श पर आकर गिर जाता है। यह देखकर घासीराम हैरान रह जाता है और दौड़कर उस सिक्के को उठा लेता है। अरे ये तो सचमुच सोने का सिक्का है। जरूर ये पर्दा जादुई है और ये सोने का सिक्का इसी ने दिया है। क्यों ना इससे कुछ सिक्के मांग कर देखूं। यह कहकर वह पर्दे से गुजरते हुए फिर से सोने का सिक्का मांगता है। अगर 99 सोने के सिक्के और मिल जाते तो मेरे पास सोने के पूरे 100 सिक्के हो जाते। यह कहते हुए जैसे ही वह कमरे के अंदर आता है, उसकी छत से तुरंत सोने के सिक्के बरसने लगते हैं और पूरे 99 सिक्के फर्श पर आकर गिरते हैं। अरे भगवान ने तो मेरा प्रार्थना सुन ली, मुझे जादुई पर्दा मिल गया। अब तो मैं इस सोने के सिक्कों को बेचकर अमीर हो जाऊंगा। अमीर! हे भगवान, अब मैं बिल्कुल भी चोरी नहीं करूंगा। आज से चोरी करना बंद। इस तरह घासीराम उस जादुई पर्दे की मदद से बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे करता है और उन्हें एक सेठ को बेच देता है। सिक्के बेचकर उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। मैं इस पैसे से एक खेत खरीद लेता हूँ और अपने लिए नया घर भी बनवा लेता हूँ। चोरी करके बहुत खा लिया, अब मेहनत की कमा कर खाऊंगा। इस तरह घासीराम चोर से किसान बन जाता है और खेती करने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसके घर एक जमींदार आता है। घासीराम, मेरा नाम दीनदयाल है। मैं पास के गांव का जमींदार हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी को ब्याहना चाहता हूँ। भाई तुम हट्टे कट्टे नौजवान हो और खेती भी अच्छी है, इसीलिए अब तो शादी कर ही लो। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। इसके कुछ ही दिनों के बाद घासीराम की शादी हो जाती है और वह खुश हो जाता है। उसकी पत्नी का नाम सीमा होता है। वह बहुत लालची होती है और बहुत आलसी होती है। सुनो जी, आप इतने अमीर किसान हैं और फिर भी कंजूस हैं। क्या आप मेरे लिए एक हीरो का हार नहीं खरीद सकते? बिल्कुल नहीं खरीद सकता। मैं एक किसान ही तो हूँ, कोई सेठ साहूकार थोड़ी ना हूँ। मेहनत करो और सादगी में रहना सीखो, समझी? यह कहकर घासीराम खेतों में चला जाता है और सीमा बड़बड़ाते हुए दरवाजे के पर्दे से गुजरते हुए कमरे के अंदर आती है। एक हीरो का हार मिल जाता तो उसे पहनकर मैं भी रानी नहीं बन जाती, पर ये तो समझते ही नहीं। फिर जैसे ही वह कमरे के अंदर आती है तो उसे बेड पर हीरो का एक हार चमकता हुआ दिखाई देता है। इस हीरे के हार को वह देखकर चौंक जाती है। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। मुझे सचमुच हीरो का हार मिल गया, पर यह चमत्कार हुआ कैसे? यह कहकर वह पर्दे की तरफ देखती है और समझ जाती है कि जरूर यह पर्दा जादुई है। इससे गुजरते हुए जो मांगो मिल जाता है। इस बात का पता चलते ही सीमा पर्दे से बहुत सारी चीजें मांगती है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, नया बेड, टीवी, साड़ियाँ और गहने, सब तो मिल गया। पूरा घर भर गया। अब क्या मांगा जाए?
बहुत भूख लगी है, क्यों ना कुछ और मांगने से पहले खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मंगवा लूं। यह सोचकर वह पकवान मंगवाती है तो उसके सामने तरह तरह के पकवान हाजिर हो जाते हैं। थालियों में सजे पकवानों को देखकर वह बहुत खुश होती है और उन पर टूट पड़ती है। पकवान तो कितने स्वादिष्ट है कि हलवाई भी ना बनाए। मजा आ गया, अब तो खाना बनाने के काम से भी छुट्टी। रानी बनकर बस श्रृंगार करना, खाना और आराम करना। कुछ देर के बाद घासीराम घर लौटता है तो घर में रखी नई नई चीजें, पकवान और सीमा के चेहरे की खुशी देखकर सब समझ जाता है। वह समझ जाता है कि जरूर सीमा को जादुई पर्दे का भेद पता चल गया है। आप तो बड़े धोखेबाज निकले जी, घर में जादुई पर्दा था और आपने इसके बारे में मुझे बताया ही नहीं, पर अब मुझे सब पता चल गया है, इसीलिए अब मेरी मौज ही मौज है। सीमा, लालच की भी कोई सीमा होती है। लालच में आदमी ज्यादा पाने के चक्कर में जो पास होता है उसे भी गवा देता है, समझी? मुझे मत समझाओ जी, आप बहुत भोले हो। मुझे रानी नहीं महारानी बनना है। आप किसान हो, किसान ही रहो, कभी राजा या महाराजा बनने की सोच ही नहीं सकते। कम से कम मुझे तो रानी बनकर जीने दो। घासीराम अपनी लालची पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता है मगर वह समझती ही नहीं। फिर वह लालच की हद पार कर देती है तो जादुई पर्दा गायब हो जाता है और उसके साथ ही घर में रखी सारी चीजें भी गायब हो जाती हैं। इस तरह उसकी पत्नी चीखते हुए अपना माथा पीटती रह जाती है। क्यों हो गया? सारी चीजें कहाँ चली गयी? मेरे कीमती गहने, कपड़े, कुछ भी नहीं बचा। ये सब तुम्हारे लालच का फल है। अगर लालच ना करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब पिटती रहो माथा, कुछ नहीं होने वाला। समझ गई जी, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद सीमा भी घासीराम के साथ खेतों में मेहनत करना शुरू कर देती है और फिर दोनों मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। जादुई कंगन। एक गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। खेती से जो कमाई होती वह उन पैसों में बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। सर्दियों का मौसम था। लगता है इस साल भी फसल अच्छी नहीं होगी। क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। मैंने इसी समय के लिए कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। उन पैसों से ऊन ले आइए, मैं उनके कपड़े बनाकर बेचूंगी। मोहन जंगल के रास्ते शहर जाने के लिए निकलता है। इतने में एक आदमी मोहन से टकरा जाता है। वो आदमी घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मोहन देखता है कि वहाँ एक पोटली पड़ी है। लगता है ये पोटली उसी आदमी की है। अब कहाँ जाऊँ उसको खोजने को? चलो कल इसी टाइम आकर यहाँ दे जाऊंगा। तब जैसे ही अपने जेब में हाथ डालकर पैसे देखता है तो पता चलता है उसकी जेब फट गई है और पैसे कहीं गिर गए हैं। मोहन उदास होकर उस आदमी की पोटली लेकर वहीं से घर वापस चला जाता है। क्या बात है, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए। कहाँ है ऊन? मैं देखूं तो। मैं ऊन नहीं लाया क्योंकि पैसे कहीं गिर गए और ये एक आदमी की पोटली है जो मुझे मिल गई, रास्ते में गिरी हुई। हाय राम, अब क्या होगा? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। ऐसे कैसे कर दिया आपने? और इस पोटली में क्या है? आप इसे घर क्यों ले आए? किसी के कंगन हैं, इन्हें कल मैं वापस कराऊंगा। तभी सीता पोटली खोलकर उनमें से कंगन निकाल लेती है। कंगन तो बहुत सुंदर है, बस थोड़े पुराने हैं। अजी मैं कंगन पहन लूं? जब आप वापस करने जाएंगे तो उतार दूंगी। चलो ठीक है। अब सो जाओ। अगले दिन सीता जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है और कुल्हाड़ी से एक बार मोटी डाली पर करती है। वह मोटी डाली बस एक बार में कटकर नीचे गिर जाती है। अरे ये कैसे हुआ? इतनी मोटी लकड़ी का पट्टा कट कैसे गया? इसे काटने में तो कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। सीता लकड़ी को इकट्ठा कर उठाकर ले आती है। यह लकड़ी के टुकड़े भारी क्यों नहीं लग रहे? लगता है ये कोई अलग पेड़ था जिसकी लकड़ियाँ बहुत हल्की हैं। सीता लकड़ियों को बेचकर उन पैसों से ऊन लेकर घर लौट आती है। सीता कपड़े बनाना शुरू करती है और फिर कुछ ही मिनटों में सारे कपड़े बनाकर तैयार हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इन कपड़ों को बनाने में कई हफ्ते लग जाते थे। एक बार में कैसे सारे उनके कपड़े बन गए? उसी वक्त मोहन कमरे में आता है। अरे वाह, तुम इतनी जल्दी लकड़ी काट कर आ गई और कपड़े भी बना दिए। पता नहीं, पर लगता है कि ये सब किसी जादू से हुआ है।
पहले इतनी मोटी डाली बहुत आसानी से कट गई और मैंने वो डाली जब उठाई तो मुझे भारी भी नहीं लगी, और अब ये कपड़े इतनी जल्दी बन गए। जरूर ये सब जादुई कंगन की वजह से हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जादुई कंगन जिसके भी है, मुझे उसको ये वापस करना है। सीता वो कंगन उतार देती है और मोहन उन कंगन को लेकर जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। मोहन घर वापस आता है। सीता कंगन को दोबारा पहन लेती है। सीता कपड़े बनाकर बेचती गई और कुछ दिनों में ही एक घर बना लिया। ये देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगती है। अरे ये मोहन इतनी जल्दी अमीर कैसे हुआ? चलो छुप कर देखते हैं। उस पड़ोसी ने कंगन का राज जान लिया और उसे चुराने के लिए मोहन के घर में घुस गया। जब मोहन और सीता सो रहे थे, तब वो सीता के पास जाकर उस कंगन को उतारने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही उसने कंगन को छुआ तो बहुत जोर का करंट का झटका लगा। ये कैसे हुआ? मुझे झटका कैसे लगा? चलो कोई नहीं, आज तो मैं ये कंगन चुरा कर रहूंगा। तभी वो दोबारा कंगन हाथ से निकालने लगता है और इसमें कामयाब हो जाता है। कंगन को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और जैसे ही कंगन को हाथ में लेकर देखने लगता है, तभी वो कंगन अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं और हवा में उड़ते उड़ते अपना आकार बड़ा कर लेते हैं और उस पड़ोसी के ऊपर आकर गिर पड़ते हैं, और वो कंगन पड़ोसी के गले में जाकर फंस जाता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, माफ कर दो मुझे, ये कैसा जादू है? बचाओ बचाओ मुझे। पड़ोसी की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आ जाते हैं। तभी मोहन और सीता भी आते हैं। पड़ोसी भागते हुए मोहन के पास जाता है और अपने किए पर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हारे जादुई कंगन चुराने की कोशिश की, जिसके कारण मेरी ये हालत हो गई। सीता कंगन को जैसे ही हाथ लगाती है, वो पड़ोसी के गले से निकलकर उसके हाथ में आ जाते हैं और वो दोनों पड़ोसी को माफ कर देते हैं। लेकिन मोहन के पास जादुई कंगन है, इसका पता सबको लग जाता है। एक पुजारी मोहन के घर आते हैं। कुछ दिन पहले ही मंदिर से माता के गहने चोरी हुए थे। उनमें से ये जादुई कंगन भी एक है। इनमें माता की शक्ति है जो आपके पास है। मोहन और उसकी बीवी माँ के कंगन पंडित को लौटा देते हैं और खुशी खुशी मेहनत कर कमाने लगते हैं। जादुई झुमके। होशियारपुर नाम के गांव में अनीता अपने परिवार के साथ रहती थी। अनीता को सजने संवरने का बहुत शौक था। होशियारपुर में हर महीने में एक बार मेला लगता था, जिसमें अलग अलग गांव के लोग सामान बेचने आते थे। अनीता भी अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाती थी। आज तो बाजार में कुछ अलग ही रौनक है। देख, बहुत नए नए दुकान वाले आए हैं। हाँ वही तो, आज तो जमकर शॉपिंग होगी। अनीता सीता उस दुकान पर पहुँचते हैं जिस दुकान से हमेशा वह गहने लिया करती थी, पर अनीता को कुछ पसंद नहीं आता। अनीता की नजर पास के एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान की रौनक कुछ अलग ही रहती है। हर चीजों में एक अनोखी चमक दिख रही थी। चाचा, कुछ सुंदर सुंदर झुमके और चूड़ियाँ दिखाइए। भोला उसे सुंदर सुंदर चूड़ियाँ और झुमके दिखाता है, पर अनीता की नजर दूर लटके हुए एक झुमके पर पड़ती है और वो भोलू चाचा से कहकर वो झुमके मांगती है। अनीता, भैया मुझे वो झुमके देना। बेटा, ये झुमके बेचने के लिए नहीं है। अनीता के बहुत जिद करने पर भोला वह झुमके अनीता को बेच देता है। दोनों सहेलियां अपनी खरीदारी कर घर लौट आती हैं, पर लौटकर अनीता खरीदे हुए सामानों को ट्राई करती है। सीता भी वहां खड़े होकर अपने खरीदे हुए सामान को ट्राई कर रही थी, तो सीता चुप रहती है, पर अनीता को कुछ सुनाई देता है। अनीता की पसंद तो बड़ी खराब है, ऐसे कंगन कौन पहनता है? यह क्या कह रही हो तुम सीता? तुम्हें मेरे कंगन पसंद नहीं आए? सीता हक्की बक्की रह जाती है, यह सोचकर कि जो बात उसने मन में बोली वह अनीता कैसे समझ गई।
अरे मैं कुछ और ही बोल रही थी, मुझे माफ कर, मैं अपने घर चलती हूँ। कुछ देर के बाद अनीता बाजार जाती है। उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक अनजान आदमी बैठा दिखाई देता है, जो अपने मन में कुछ कह रहा होता है। इस गांव के लोग पैसे वाले लगते हैं। आज रात को 2-4 घरों में चोरी करके यहाँ से फरार हो जाऊंगा। जैसे ही आशीष की नजर अनीता पर पड़ती है, वह पलट जाती है और उस दौरान झुमके अनीता के कानों से नीचे गिर जाते हैं। झुमके गिरते ही अनीता आशीष के मन की बात सुन नहीं पाती। सुनीता फिर जैसे ही झुमके कानों में पहनती है, उसे आशीष की बातें सुनाई देने लगती हैं। तो यह सब इन झुमकों के कारण हो रहा था। यह तो कोई जादुई झुमका लगता है, जो लोगों के मन की बात बताता है। अनीता गांव वालों को होने वाली चोरी के बारे में आगाह कर देती है। सारे गांव वाले रात को छुपकर आशीष का इंतजार करते हैं और आशीष पकड़ा जाता है। पूरा गांव अनीता की तारीफ करता है। इस तरह अनीता गांव में होने वाले कई मामलों को यूं ही निपटा दिया करती। एक दिन अनीता की माँ अनीता से पूछती है, तुझे कैसे पता चल जाता है लोगों की मन की बात? माँ, मैं जब बाजार गई थी तब मैंने ये झुमके खरीदे थे। जब भी यह झुमके पहनती हूँ, मैं लोगों के मन की बातों को सुन पाती हूँ। सरिता हमेशा से लोगों के मन की बातों को जानना चाहती थी। सरिता वह झुमके पहन लेती है और सज धज कर सुरेश के सामने जाती है। जी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही हो। अपनी मर्जी की कपड़े पहनती है और मुझसे आकर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, मैं आपके मनपसंद कपड़े नहीं पहनती हूँ। बहुत दिक्कत है ना आपको मुझसे? ठीक है, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। यह कहकर सरिता कमरे में चली जाती है। सुरेश घबरा जाता है। अरे सरिता को कैसे पता चल गया कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ? सुरेश सरिता को मनाने जाता है, पर वह जब भी मन में कुछ सोचता, सरिता उसे सुनकर और गुस्से से लाल हो जाती। यह सब देखकर अनीता बहुत परेशान हो जाती है। क्या सोचकर यह झुमके लाई थी और यह क्या हो रहा है? इन झुमकों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, पर इसकी बुराइयां भी बहुत हैं। अगर हम यह सुनते रहे हमेशा कि कौन हमारे बारे में कितना बुरा बोल रहा है, तो इस तरह से तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सरिता और सुरेश की लड़ाई को सुलझाने के लिए अनीता सुरेश के पास जाती है और उन्हें इन जादुई झुमकों के बारे में बता देती है और उनसे कहती है, अब आप जब भी मम्मी के पास जाओ या ना भी जाओ, मन में हमेशा मम्मी के बारे में बहुत अच्छा ही अच्छा बोलना। मम्मी यह सब सुन पाएगी और आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। सुरेश ऐसा ही करता है और सरिता और सुरेश का झगड़ा खत्म हो जाता है। सरिता को समझ आ जाता है कि अगर वह झुमके पहने ही रही तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी और वह उन झुमकों को उतार देती है। मैं भी क्या बच्चों वाली हरकतें करने लग गई थी इन झुमकों के लिए। मुझे यह बात अच्छे से पता है कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे भी झुमकों की जरूरत नहीं है। झुमकों के कारण मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो गई। अनीता उन झुमकों को उन्हीं मेले वाले दुकानदार को वापस कर देती है।